तो वन बाय वन हम लोग फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, और आज पढ़ेंगे नेक्स्ट फोर्स, फोर्थ नंबर फोर्स है ये, ओके। और इससे आप फेमिलियर हो क्योंकि इस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो पहले मुझको कुछ एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में देखा होगा कि जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके हाथ में जो बॉल पेन है उससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं लिख सकते हो या मिरर पर नहीं लिख सकते, ठीक है। और जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो साइकिल में खास करके, तो बाई सेकंड में जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो उसका स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ब्रेक जो है वो उसके रिम के कांटेक्ट में आता है। तो वहां पर आप देखते हो कि स्पीड जो है वो रिड्यूस हो गया। या आपने नोटिस किया होगा कि किसी बॉक्स को स्लाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब वहां पर का सरफेस रफ होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो जैसे आप फ्रिक्वेंटली किसी भी मशीन को है ना ऑयलिंग करते हो, ठीक ना, उसमें ऑयल डालते हो, लुब्रिकेंट डालते हो, तो ये सब हम लोग क्यों करते हैं? रीजन है फ्रिक्शन, ठीक ना। एक फोर्स है जिसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व तो करते हैं डे टू डे लाइफ में, मगर उसी को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन को। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो कोई आपके पास बॉक्स है, हेवी बॉक्स है, ठीक ना, और जब आप इसको पुश करते हो या पुल करते हो, ठीक है, तो फिलहाल अभी मान लो कि आप पुश कर रहे हो इसको, ठीक है, आप इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से। तो आपने जब पुश किया तो देखा कि ये बॉडी आगे जा ही नहीं रहा है, ओके, ये बॉडी आगे मूव ही नहीं कर रहा है। तो आपने फोर्स को अपना बढ़ाना स्टार्ट किया, तो देखा कि सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स के बाद ये बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट हो गया। सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया, उसके बाद ये मूव करना स्टार्ट किया। मतलब ये हुआ कि जरूर कोई दूसरा फोर्स है जो आपके फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, आपके फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ओके। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं इसी को। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके। किस टाइप का फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में कॉन्टैक्ट है, तब जाकर के एक फोर्स जनरेट हुआ जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का एक और एग्जांपल है या एक और फोर्स है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बताओ कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होगा तो दो फोर्सेस जनरेट होंगे, एक कॉन्टैक्ट, एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये जनरेट क्यों होता है, रीजन क्या है, ठीक ना। ऐसा क्या हो गया ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, जो आपके फोर्स के अपोजिट एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब आप इस वाले पोर्शन को, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, इसको जूम करोगे, ठीक, जब आप इस वाले पोर्शन को क्या करोगे, जूम करोगे, ठीक ना, तो आपको यहाँ पर इंटरलॉकिंग दिखाई देगा, इस टाइप का इंटरलॉकिंग दिखाई देगा। यहाँ देखो, ये आपका ब्लॉक है, ओके, इसका जो सरफेस है कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आपको देखने में स्मूथ लगता है, मगर जब आप बहुत ज्यादा जूम करोगे तो यहाँ पर का जो सरफेस है वो थोड़ा रफ होगा, ठीक ना, इस तरह से होगा। और ये जो ग्राउंड है वो भी, उसमें भी कुछ इसी टाइप का शेप होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो दो सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स अराइज हो जाता है। तो काउज ऑफ फ्रिक्शन अगर आपसे एक वर्ड में पूछा जाए, व्हाट इज द काउज ऑफ फ्रिक्शन, तो आप कहोगे इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस, इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस। इसी इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इसी ब्रेकिंग को, इसी इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया काउज ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज काउज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे आपने कैरम में देखा होगा, कैरम जब हम लोग खेलते हैं तो उसका पाउडर जो है उस तरह से स्प्रेड करते हैं। तो पाउडर स्प्रेड करने से होता क्या है, या मशीन में ऑयलिंग करने से वो स्मूथ क्यों हो जाता है, स्मूथ फंक्शनिंग उसका क्यों होने लगता है? रीजन ये है कि जब आप कैरम बोर्ड में, जब आप पाउडर उस पर स्प्रेड करते हो तो वो जो पाउडर है काफी फाइन होता है, इतना फाइन होता है कि वो इसके गैप में जो है ना, ये जो गैप जो है उसमें जाकर के फिल हो जाता है, हाँ, फिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, तो पहले से ज्यादा स्मूथ हो जाता है। ऑयल के केस में भी यही होता है, वो फिल कर देता है सरफेस को, रफनेस को थोड़ा कम कर देता है, ठीक ना। तो इसको एक वर्ड और लिखा जा सकता है, रफनेस, ठीक। तो इसका मतलब ये होगा कि सरफेस को आप स्मूथ करते चले जाओ तो फ्रिक्शन कम होता चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्मूथ करते जाओगे ये जो रफनेस, इरेगुलरिटीज आपको दिख रहा है, ये कम होता चला जाएगा। मगर ऐसा है नहीं, जब आप सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर दोगे, बहुत ज्यादा स्मूथ कर दोगे, तो फ्रिक्शन जो है ना फिर से बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन जो है वो फिर से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आप सरफेस को स्मूथ करोगे, ये दो बातें हैं, सरफेस को स्मूथ करते चले जाओ तो फ्रिक्शन जो है वो घटता चला जाएगा, ठीक ना। मगर एक लेवल के बाद, स्मूथनेस का एक लेवल के बाद फ्रिक्शन फिर से बढ़ने लगेगा। क्यों? देखो, आप एक एग्जांपल कर सकते हो, आप एक ग्लास शीट ले लेना, ग्लास, ग्लास का शीट ले लेना, दो ग्लास का शीट ले लेना इस तरह से,
और एक को दूसरे के ऊपर रख देना, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा सीट रख देना और दोनों सीट को जो है ना स्लाइड करने का कोशिश करना, एक गिलास शीट के ऊपर दूसरा गिलास का शीट रख देना और उसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से, ठीक ना, मूव कराने का कोशिश करना, तो देखना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगा इसको मूव करने में, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि इनमें इनके बीच में इंटरलॉकिंग तो नहीं होता है, इंटरलॉकिंग कहाँ से होगा, बहुत ज्यादा स्मूथ है ये, ठीक है, तो इंटरलॉकिंग नहीं होता है, मगर ये इतनी क्लोज आ जाते हैं एक सरफेस दूसरे सरफेस के, इतनी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब मोलिकुलर लेवल की बात हो रही है, इसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसका जो पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस जो होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, या इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने लगता है, तो इनके बीच में एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनके बीच में एक नया फोर्स जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक ना, ये स्मूथनेस ज्यादा बढ़ा दोगे तो फिर भी फ्रिक्शन पड़ जाएगा, किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फ्रिक्शन इज विच टाइप ऑफ फोर्स, ऑप्शन दिया होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑप्शन दिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बोथ ट्रू या नॉन ऑफ दिस, तो आप कहोगे बोथ, ये कॉन्टैक्ट फोर्स भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक ना। इसका काउज क्या है, तो काउज दोनों है, इसमें काउज दोनों है, इंटरलॉकिंग भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी है इसका काउज, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, सभी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, डेट इज काउज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड मुझको पढ़ाना है आपको फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर मैं लिखता हूँ फ्रिक्शन अपोज मोशन, क्या फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, बोलो, ठीक है। तो हम लोग को ये पढ़ाया गया था जूनियर क्लासेस में कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ना रॉन्ग है, ठीक ना। मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज भी करता है, सपोर्ट भी करता है, ठीक ना। हम लोग जो चल पाते हैं ग्राउंड पर या रन करते हैं या स्लाइड करते हैं, ठीक ना, वो इसी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक ना। कार में जो एक्सेलरेशन आता है वो फ्रिक्शन की वजह से आता है, और कार में जो रिटार्डेशन आता है, डेट इज ब्रेक लगता है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन नहीं, फ्रिक्शन अपोजेज एज वेल एज सपोर्टेड मोशन। ये स्टेटमेंट एक ही कंडीशन में सही हो सकता था, अगर लिखा होता फ्रिक्शन अपोजेज, यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा होता रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। ये किसका अपोज नहीं करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है कभी भी, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी सब हम लोग ने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओके। ये किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मतलब ये समझो, ये आपका सरफेस है, ठीक है, दैट इज ग्राउंड, ठीक। अब ग्राउंड के ऊपर आपने एक बॉक्स को रख दिया, ठीक है, अभी रखा है बस, बताओ इनमें कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, इन दोनों सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, तो आप कहोगे जीरो, कोई फ्रिक्शन ऐड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन होने का टेंडेंसी है, ठीक ना, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, इसका वेलोसिटी भी जीरो है, इसका वेलोसिटी भी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर निकालेंगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो, इसीलिए फ्रिक्शन क्या होगा, इसीलिए फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो, ठीक है। फ्रिक्शन कब आ जाता है, फ्रिक्शन तब आता है जब ये ब्लॉक मूव करने लगता है इस डायरेक्शन में विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, मान लो फॉर एग्जांपल, तब मैं पूछूंगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तब आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो हो जाएगा 2 मीटर, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड दैट इज जीरो, तो 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, अब फ्रिक्शन आएगा, ठीक ना। अब आपका जो फ्रिक्शन है वो जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या आ चुका है, रिलेटिव मोशन आ चुका है। फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, आगे के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किधर ऐड करेगा, पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक है। और देखो यहाँ देखो, इसका आंसर आपको बताना है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है और ये ग्राउंड है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और ये पीछे मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बताओ फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ए ब्लॉक पर, और फिर बताओ बी ब्लॉक पर,
ए ब्लॉक का फ्रिक्शन पीछे की तरफ ऐड कर रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले मुझको ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, हाँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखो, तो बी का स्पीड कितना है? 3 है। इस स्पीड को लेकर के रिवर्स करके इसको दे दो, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ बस मैंने बताया था ना, ऑब्जर्वर का जो स्पीड होता है वो उल्टा करके इसको दे देना होता है। तो ऑब्जर्वर कौन है? ये है, इसका स्पीड लिया उल्टा करके इसको दे दिया तो 5 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर बी रेस्ट में है तो ये इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ए पर फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगा? पीछे। ये हो गया फ्रिक्शन, ओके, पीछे ऐड करेगा, इसको F1 मान लो फ्रिक्शन। ठीक है, अब अच्छा अगर मैं पूछूं कि अब बी का फ्रिक्शन ए के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन। -5, इसका स्पीड इसको दे दोगे तो ये -5 इधर है ना, -5 मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, तो बी पर जो फ्रिक्शन है वो किधर ऐड करेगा? आगे, F1। ठीक है, F1 इधर। और वैसे भी आप कहते हो कि जब बी ए को इधर फोर्स लग रहा है तो ए पर बी का फोर्स इधर लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। ठीक है, नहीं तो रिलेटिव से देख रहा। अच्छा ये बताओ, ग्राउंड की वजह से बी पर कितना फ्रिक्शन लगेगा? यहाँ पर भी तो कॉन्टैक्ट है ग्राउंड के पास भी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो सिंपल है, ये तो ग्राउंड रुका हुआ है, ये ग्राउंड पर इधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा? राइट में। तो फ्रिक्शन लग गया राइट में, F2। मतलब इस पर 2 फ्रिक्शन लग रहा है, बी ब्लॉक पर 2 फ्रिक्शन लग रहा है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 2 कॉन्टैक्ट है, एक तो नीचे से ग्राउंड से कॉन्टैक्ट है और दूसरा कॉन्टैक्ट किसके साथ है? ए के साथ है। ठीक है, ए के साथ है, तो इसीलिए इसका 2 फ्रिक्शन, और ए का कॉन्टैक्ट से बी के साथ, इसीलिए इस पर सिर्फ 1 फ्रिक्शन। तो याद क्या करना है आपको? ये चीज, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन। वो नहीं चाहता है कि फ्रिक्शन, क्या नहीं चाहता? फ्रिक्शन ये नहीं चाहता कि रिलेटिव मोशन हो, ठीक ना। फ्रिक्शन ये नहीं चाहता है कि दो बॉडी जो है वो सेपरेट हो। सेपरेट होने का सेंस ये हो गया कि जब ग्राउंड रेस्ट में है तो पर्सन ए भी रेस्ट में है, तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। मगर ग्राउंड रेस्ट में और ये मोशन में आ जाए तो ये से दूर जा रहा है ना, सेपरेट हो रहा है इससे, तो फ्रिक्शन यही चीज नहीं चाहता है। बहुत ही इनफॉर्मल टर्म में कहें तो फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि दो फ्रेंड जो है वो कभी सेपरेट हो। यहाँ पर 2 फ्रेंड है ना, ग्राउंड और ये ब्लॉक ए, तो जब ये रेस्ट में थे तो सेपरेशन नहीं हो रहा था, तो फ्रिक्शन भी 0 था। जैसे ही ए आगे जाने लगा, सेपरेशन होने लगा, ठीक ना, तो फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? ए को जाने से मना कर दिया, मतलब अपोज कर दिया उसके मोशन। तो फ्रिक्शन नहीं चाहता है दो बॉडी सेपरेट। अच्छा काम करता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं चाहता है दो बॉडी सेपरेट हो, ये याद कर लो, क्योंकि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से, इसी वर्ड से आपका सॉल्व होगा कि फ्रिक्शन नहीं चाहता है कि दो बॉडी सेपरेट, ठीक ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी जो ये मैं कह रहा हूँ ना, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो बहुत सिंपल टर्म में मैं कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन अपोजेस कि दो बॉडी सेपरेट नहीं होने चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ये स्टेटमेंट याद हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो क्योंकि आपको काउज ऑफ फ्रिक्शन पता चल चुका है, इसी से पता चल जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन क्या है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे? मुझको ये बताओ कि आपके पास 2 टाइप का ट्रैक है, एक स्मूथ है और एक थोड़ा सा रफ है, ठीक है। सेम मार्बल है ये, ओके, यहाँ से ड्रॉप किया आपने सेम हाइट से, कौन पहले रुक जाएगा? ठीक है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये पहले रुक जाएगा, ठीक ना, और ये काफी दूर जाकर के रुकेगा। ये पहले क्यों रुक गया? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करेगा, क्योंकि रफ सरफेस है, रफ सरफेस ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करेगा, जल्दी रुक जाएगा, कम डिस्टेंस पर रुक जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हो गया इसका, पहला फैक्टर क्या हो गया? रफनेस। इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक, रफनेस ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा जो फैक्टर है वो मैं पहले लिख देता हूँ। ये किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अब बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आ गया बीच में? तो देखो, याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन किस टाइप का फोर्स है, पुलिंग फोर्स है या पुशिंग फोर्स? पुशिंग फोर्स है। तो आप ये सोचो कि अगर नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग फोर्स है, तो ये सोचो कि जब आप ज्यादा पुश करोगे तो इंटरलॉकिंग जो है वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा? पुश कर रहा है ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा है, इंटरलॉकिंग डीप हो जाएगा, तो और ज्यादा इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इंटरलॉकिंग बढ़ गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा पुशिंग फोर्स, उतना स्ट्रांग इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो फ्रिक्शन कांस्टेंट एक आएगा, कांस्टेंट म्यू इनटू एन, ओके, एक कांस्टेंट आएगा ना म्यू, ओके, यही फॉर्मूला बन गया फ्रिक्शन का।
ओके, यहाँ पर म्यू क्या है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपको नॉलेज देता है किसका, रफनेस का। आप कहोगे म्यू का वैल्यू ज्यादा है तो मतलब रफनेस ज्यादा हो रहा होगा उस सरफेस का। तो म्यू के वैल्यू को हम लोग देख करके बता सकते हैं कि सरफेस कितना रफ है, कितना स्मूथ है। म्यू का वैल्यू ज्यादा है, सरफेस रफ है, म्यू का वैल्यू कम है, सरफेस स्मूथ है। ओके, मुझको ये बताओ ऐसा क्यों होता है डे टू डे लाइफ में कि आपके पास एक आइडेंटिकल बॉक्स है, दो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम ग्राउंड पर प्लेस है। ठीक है, पहला जो ब्लॉक है ना वो एम्प्टी है, खाली है। ओके, दूसरा जो ब्लॉक है वो लोडेड है, भरा हुआ है पूरा। ठीक है, इसको पुश करने में ज्यादा प्रॉब्लम, लोडेड एल लिखा हुआ है, एम्प्टी ई लिखा हुआ है, इसको पुश करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ए को या बी को, मतलब एम्प्टी को या लोडेड को। प्रैक्टिकली बताओ, इसको पुश करने में ज्यादा प्रॉब्लम लोडेड को, सिंपल सी बात है। तो इसको लोडेड वाले को पुश करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू एम्प्टी वाले। रीजन बता सकते हो क्यों? थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन, मतलब टेक्निकल रीजन। हाँ, मास ज्यादा है, ठीक ना, इसका मास ज्यादा है, ठीक ना। तो इंटरलॉक मास ज्यादा है तो क्या हुआ देखो, अगर आप इसका एफडीडी बनाओगे तो नीचे लिखोगे एमजी और ऊपर लिखोगे नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो मास है ना वो सिर्फ बॉक्स का मास है, ये जो मास है। मगर इस केस में जो आप एमजी लिखोगे तो एम प्लस एम डैश इंटू जी लिखोगे। अब एम डैश क्या है, जो इसके अंदर आपने लोड किया है ना उसका आइटम का समान, वो जो आइटम इसके अंदर है लोडेड जो है उसका भी तो मास होगा इसमें, तो एम प्लस एम जी। ठीक है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, एम डैश। तो सिंपल सी बात है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन एम जी के इक्वल है और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम प्लस एम डैश जी के बराबर है। तो एम डैश का वैल्यू जो है वो एन से बड़ा है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, तो इस केस में फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा लग रहा है, इस केस में फ्रिक्शन कम लग रहा है। ओके, सिंपल सी बात है, इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक आंसर हो गया, वैसे तो आप डे टू डे लाइफ में देख ही रहे हो। हम लोग कहते हैं भारी बॉक्स है, मूव करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसके पीछे का कंप्लीट रीजन जो है वो ये है। ठीक है, थर्ड थर्ड जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ठीक ना, उसमें गलती मत करना क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ग्राउंड पर। इसको आपको पुश करना है, डिस्प्लेस करना है, ठीक है ना। किसी ने सोचा कि इस बॉक्स को ऐसे मत रखो, इसको थोड़ा ना ऐसे कर दो, वर्टिकल कर दो। उसका सजेशन को मान लिया और मैंने वर्टिकल कर दिया उस बॉक्स को, सेम बॉक्स को, सेम ग्राउंड। ठीक है, कौन से केस में मूव करना इजी होगा, तो कौन सा केस इजी होगा मूव कराने में? उसको इस तरह से मूव कराना ज्यादा इजी है या इस तरह से मूव कराना ज्यादा, हॉरिजॉन्टली प्लेस है तब ज्यादा इजी है या वर्टिकली प्लेस है तब ज्यादा इजी? मान लो हाँ, इसमें F1 है और ये F2, हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला करना ज्यादा इजी है। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से चूज करो। अच्छा, बता दिया आपने, तो आप कह रहे हो कि F2 में जो है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि ये कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इजिली ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, दूसरा ऑप्शन जो था कि F1 इज F2, सी ऑप्शन जो था वो F1 इज इक्वल टू F2 और डी ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ये है, सी। ठीक है, दोनों में बराबर फोर्स लगेगा, दोनों ही केस में जो है आपको बराबर ही फोर्स लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको लेटा कर ले जाओ या खड़े करके ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कभी अप्लाई करके देखना। और वैसे ऐसा आपको लगता है कि इस केस में जो है कम लगेगा क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है और इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है। मुझको ये बताओ, क्या आपका फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करता है? इस पर डिपेंड करता है या नहीं करता? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। दो ही चीज पर तो डिपेंड करता है कि सरफेस कितना स्मूथ है, ठीक ना, और नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस तो सेम है पूरे के लिए, नॉर्मल रिएक्शन भी दोनों केस में सेम ही है, देख लो आप यहाँ पर। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ये नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, तो n का वैल्यू किसके इक्वल है, mg में। जब बॉक्स को ऐसे रख दोगे तो मास पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, अभी भी m रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन अभी भी n रहेगा। ओके, तो अभी भी आपका नॉर्मल जो है वो mg के इक्वल है और यहाँ भी नॉर्मल जो है वो mg के इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हॉरिजॉन्टली प्लेस करो या वर्टिकली प्लेस करो, क्योंकि वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जब हम लोग बाइसाइकिल चलाते हैं तो बाइसाइकिल में जो व्हील होता है तो कभी कभी उसके टायर में जो है वो थोड़ा हवा कम हो जाता है, तो वो जो टायर है वो फ्लैट हो जाता है, थोड़ा नीचे से हो जाता है। तो जब साइकिल के टायर में हवा कम होता है तो उसको पुश करना, उसको राइड करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है,
उसको राइट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। आप कहते हैं कि सरफेस मेरा फ्लैट हो गया है, टायर फ्लैट हो गया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो पहले से ज्यादा हो गया है, इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। ओके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, इसीलिए मुझको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ये आपका कहना सही है, ठीक ना, कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और अभी मैंने कहा कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन जो है वो 3 टाइप का है। ओके, 3 टाइप का फ्रिक्शन हम लोगों को पढ़ना है। पहला फ्रिक्शन जो है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी रेस्ट में, ठीक है। दूसरा पढ़ना है कैनेटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी मोशन में, कैनेटिक फ्रिक्शन। और थर्ड पढ़ना है रोलिंग फ्रिक्शन, बहुत छोटा सा पार्ट पढ़ना है रोलिंग का, रोलिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी रोल कर रहा हो। ओके, तो रोलिंग में ही एक ऐसा केस है, रोलिंग फ्रिक्शन ही एक एक्सेप्शन केस है, जिसमें आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा एक्ट करेगी। तो ये थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल हो गया, मगर इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो आप कहोगे नो। इन केस ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इट डज नॉट डिपेंड, बट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इट डिपेंड। कंप्लीट आंसर ये होगा, ठीक है। तो हम लोग ने फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे हैं थर्ड पार्ट में, टाइप ऑफ फ्रिक्शन में। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग एंटर हो गए। पहले पढ़ेंगे कैनेटिक फ्रिक्शन, पहले स्टैटिक पढ़ेंगे, फिर कैनेटिक। रोलिंग छोटा सा पार्ट है, ठीक है। अब देखो, स्टैटिक वर्ड का मतलब ही होता है रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट। ओके, अब देखो, मान लो ये ब्लॉक है और ये आपका सरफेस है। बताओ कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दोनों के बीच में, ग्राउंड और इसके बीच में? 0, ठीक ना। 0 क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि अभी कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक ना। अभी आपका मोशन क्या है? 0 है, और कोई टेंडेंसी भी नहीं है। टेंडेंसी कहने का मतलब, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब आपने बॉडी पर कोई फोर्स लगाए, ठीक ना, जब आप कोई बॉडी पर फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ठीक, बॉडी अभी भी क्या है? रेस्ट में। फोर्स लगाया फिर भी रेस्ट में, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में है, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो बॉडी मोशन में नहीं होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर बॉडी का टेंडेंसी है मोशन में जाने का, ठीक, बॉडी का मोशन में जाने का टेंडेंसी है, मगर ये क्या कर रहा है? उसका अपोज कर रहा है। तो whenever there is when a force is applied and a body is in rest, when a force is applied and body is in rest, okay, or having the tendency of motion, टेंडेंसी है, मोशन में है नहीं मगर टेंडेंसी है मोशन में जाने का, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना, टेंडेंसी। अगर मोशन के होने का टेंडेंसी भी है तो उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये काफी भारी बॉक्स है, हेवी बॉक्स है। आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव कर ही नहीं रहा, तो आप क्या करते हो? फोर्स बढ़ाते हो, बढ़ाओ, फोर्स को और ज्यादा जोर से पुश करना स्टार्ट किया, आपने देखा फिर भी नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जैसे जैसे आप अपना फोर्स बढ़ा रहे हो ना, ये भी अपना फोर्स बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप अपना फोर्स के वैल्यू को और इंक्रीज किए, फिर भी मोशन में नहीं है, मतलब इसने भी इंक्रीज कर लिया, ठीक है। ऐसे करते 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 आप एक स्टेज पर पहुंचोगे, एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओगे आप जिसमें आपको लग जाएगा कि अगर मैंने फोर्स को फर्दर बढ़ाया अब तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक ना। अगर मैंने फोर्स को फर्दर बढ़ाया तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक ना। उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो वो होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग क्यों? क्योंकि अगर आपका फोर्स जो है थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तब ये बॉडी मोशन में आ जाएगा ना। इसको एक एग्जांपल से समझो। ये बॉक्स है, 20 kg का बॉक्स है, ठीक है। एक सरफेस पर रखा हुआ है, और सरफेस पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रफनेस जो है इसका, ओके, वो है मान लो 0.5, ठीक है, 0.5 है। तो इसका मतलब समझो, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। यहाँ पर मैं लिखूंगा म्यू एस, एस फॉर स्टैटिक, यहाँ पर लिखूंगा एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, और नॉर्मल देखो, नॉर्मल निकालना पड़ेगा आपको। नॉर्मल जो है वो किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल है, तो नॉर्मल की जगह एम जी लिख दो। ये 1/2, मास का वैल्यू 20 और जी का वैल्यू 10, ये 200 हो गया 100 न्यूटन, ओके, 100 न्यूटन। अब इसका मतलब 100 न्यूटन जो आपने ये निकाला है ना, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ग्राउंड जो है वो ब्लॉक को दे सकता है। मैक्सिमम को हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन। ग्राउंड कितना लगा सकता है फोर्स?
100 न्यूटन लगा सकता है, ठीक ना। अब यहाँ समझो, अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है इस पर वो 50 न्यूटन का अप्लाई किया है, क्या ये मूव करेगा? क्या ये मूव करेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो कितना ऐड करेगा? बताओ यहाँ पर फ्रिक्शन कितना ऐड करेगा? 50 ऐड करेगा या 100 ऐड करेगा? 50 ही करेगा, मगर वो मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकता है? 100, मगर वो यहाँ पर कितना अप्लाई करेगा? मैक्सिमम 100 अप्लाई कर सकता है, मगर यहाँ पर वो 50 ही अप्लाई करेगा। ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि कोई आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो वो आप ही की तरफ आ जाता है, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। इसका मतलब जब आप 50 अप्लाई कर रहे हो तो ये भी 50 अप्लाई करेगा। आप फोर्स को बढ़ा करके 70 कर दो तो ये भी कितना अप्लाई कर देगा? 70, ठीक है। आप फोर्स को बढ़ा करके 99 लगा दो, ठीक है, तो ये भी कितना कर लेगा? 99। क्यों कर सकता है? क्यों? मैक्सिमम कितना है इसके पास? 100। 100 लगाने का कैपेसिटी है ग्राउंड के पास। फिर आप लगा दो 100, अब क्या होगा? ये भी कितना लगा देगा? 100, ठीक है। जब ये 100 लगाएगा ना तब ये डर जाएगा। जब ग्राउंड जो है 100 जब लगाएगा ना तब ये थोड़ा सा डर जाएगा। क्यों डर जाएगा? क्योंकि अगर आपका फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 100.0001 भी हुआ ना, तब ये 100 से ज्यादा तो लगा ही नहीं सकता है। बॉडी मोशन में आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फिर किसका एंट्री हो जाएगा? काइनेटिक का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो जब भी आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी रेस्ट में है, आप कहोगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। या आप स्टार्टिंग से कहूँ कि आप बॉडी जो है, बॉडी पर आपने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो फ्रिक्शन जीरो। बॉडी पर आपने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। बॉडी के फोर्स को बढ़ाते चले गए, फ्रिक्शन फोर्स भी अपना बढ़ता चला गया, ठीक ना। एक ऐसा स्टेज पर पहुंच गए जहां पर आपने जैसे ही फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ाओगे वो मूव करने लग जाएगा, तो वो केस कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक ना। तो मुझको ये बताओ कि आपका ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, ये सेल्फ एडजस्टिंग हो गया ना? सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग हुआ। देखो ये सेल्फ एडजस्ट कर रहा था अपने आप को, 50, 70, 99, 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ये एडजस्ट करता है अपने आप को। अच्छा ये बताओ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जीरो। कोई फोर्स ही मत लगाओ, जीरो रहेगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये लिमिटिंग के बराबर, और जिसका वैल्यू क्या है? म्यू एस इंटू एल। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एस इंटू एन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? एफ लिमिटिंग के बराबर हो सकता है या इससे कम ही रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है आपको। ये जो आपने 100 फाइंड आउट किया था वो क्या था? लिमिटिंग था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था, जिसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया ना, ये फोर्स वो अप्लाई कर दिया 150 न्यूटन का। ये जो फोर्स अप्लाई किया आपने, कितना अप्लाई कर दिया? 150 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा? अब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता था? 100, और आपने कितना अप्लाई कर दिया? 150 न्यूटन। सिचुएशन ये हो गया कि इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है 150 न्यूटन, और ग्राउंड यहाँ पर क्या लगाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। स्टैटिक कितना लग सकता था? 100। तब तो ये एक्ट ही नहीं करेगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा? किसका एंट्री हो जाएगा? काइनेटिक का एंट्री हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अब ये बॉडी जो है वो रेस्ट में नहीं रहेगा, अब ये मोशन में आ जाएगा, अब ये मूव कर रहा है विद पार्टिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक। तो जब आपने बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी मोशन में है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक ना। बॉडी पर फोर्स लगाया, बॉडी मूव कर रहा है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू वैसे ही होगा जैसे इसका था फॉर्मूला, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन, म्यू के मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक। इससे रिलेटेड एक पॉइंट आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना है कि इसका वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। ये सेल्फ एडजस्टिंग वगैरह नहीं है, ठीक ना, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ओके, दिस इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, या व्हाई, सेम क्वेश्चन, व्हाई म्यू के इज स्मॉलर देन म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा क्यों होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में? ओके, या म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। रीजन क्या है इसका? ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बाइसाइकिल को स्टार्ट करने में पैडल पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो रेस्ट में होता है तो उनके बीच का जो इंटरलॉकिंग है ना वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। टायर और ग्राउंड के बीच का इंटरलॉकिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, काफी टाइम से वहां पर रहता है, इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाता है। तो इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना काफी टफ हो जाता है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। और जब एक बार इंटरलॉकिंग टूट जाता है, जब आपका बाइसाइकिल मूव करने लगता है, तो ये इंटरलॉकिंग बनने का टाइम ही नहीं मिलता। टाइम कैसे मिलेगा जब दूसरा बॉडी उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है,
पहला बॉडी के ऊपर, तो इंटरलॉकिंग होने का टाइम मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो इंटरलॉकिंग कभी वीक रह जाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वन बॉडी फ्लोट ओवर द अनदर, सो दे डज नॉट गेट इनफ टाइम टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग, ओके। इसीलिए हमेशा ये ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। तो आपको अभी पता है कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस इंटू एन है, ओके, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो म्यू के इंटू एन है, ओके। ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ये एडजस्ट करता है, आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे ये भी बढ़ाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये कोई एडजस्ट वगैरह नहीं करता है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, एफ लिमिटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एकदम से थोड़ा नीचे ड्रॉप होगा, फिर ऐसे होगा। ये ड्रॉप क्यों हो गया यहाँ पर, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये स्टेटमेंट कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा थोड़ा सा कम होता है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। ये थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ पर दिखा दे, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन, मतलब बॉडी मोशन में, और ये जो रीजन यहाँ पर है ये है स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन, ये जो इसके अंदर है, ठीक है। बाकी नोट्स तो मैं नोट्स में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है। ये ग्राफ कई बार पूछा गया है, इसको देख लो, अप्लाइड फोर्स और यहाँ पर फ्रिक्शन है, जो भी कहीं पर भी रखो, ग्राफ का नेचर याद रखना, ऐसे स्ट्रेट 45 डिग्री से, और ये छोटा सा यहाँ पर ड्रॉप, और फिर ये स्ट्रेट लाइन, बॉक्स इज एट रेस्ट, काफी डिटेल में लिखा हुआ, बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स मूविंग, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है इस रीजन में, और इस रीजन में स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन, इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को चलो हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, देखो यहाँ से समझो, ये बॉक्स है, ओके। मान लो आपने इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, इधर एक्ट करेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर, और एम जी कहाँ एक्ट करेगा, नीचे। अब यहाँ समझो, ये भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नॉर्मल भी क्या है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ठीक है। देखो, तो ये हो गया आपका फ्रिक्शन, अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन, और ये ऊपर हो गया नॉर्मल, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैंने दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स को अलग कर लिया, ठीक है। अब मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इसका रिजल्टेंट, मतलब समझ रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स का रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। तो आर क्या है, आर क्या है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, आर इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। अब यहाँ समझो, यहीं पर आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, ये एंगल को ध्यान से देखो, थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस याद रखो, इट इज द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल, tan थीटा यहाँ पर अप्लाई कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू दिस मतलब फ्रिक्शन, ओके, फ्रिक्शन बाय दिस नॉर्मल, ठीक है। और फ्रिक्शन का वैल्यू अभी आपने पढ़ा क्या होता है, म्यू इंटू एन, जनरल फॉर्मूला, म्यू एस या म्यू के नहीं, म्यू इंटू एन, और ये एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, तो tan थीटा का वैल्यू म्यू के इक्वल हो गया, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो गया। तो बस यही एक बताना था, इसीलिए दो बातें याद रखनी है बस इसमें, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan थीटा या ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज tan इनवर्स म्यू, ये याद रख सकते हो। और दूसरा क्या याद रखना है, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसका एक बार और यूज आएगा थोड़ी देर में, तो फिर से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। हाँ, एक चीज और नोटिस करने वाली बात है इसमें, कि नॉर्मल जो है वो हमेशा जो है फ्रिक्शन के 90 डिग्री पर होगा, फिक्स है, ये हमेशा फिक्स पॉइंट है
नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हमेशा फ्रिक्शन के 90 डिग्री पर होगा, अगर नहीं है मतलब आपने कुछ गलती कर दी है। फ्रिक्शन और नॉर्मल जो है वो हमेशा 90 डिग्री पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो मैं उसमें दिखाऊंगा भी आपको कि हर बार जो है फ्रिक्शन जो है और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है वो समझो। मान लो आपके पास एक इंक्लाइंट प्लेन है, ओके, इंक्लाइंट प्लेन है इस टाइप से, लाइक दिस, और आपने इस पर कोई ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है ऐसे। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इस इंक्लाइंट प्लेन को आप ऊपर कर रहे हो। इंक्लाइंट प्लेन पहले ऐसे रखा हुआ था, अब धीरे 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 इसको देखो ऐसे करके ले जा रहे हैं, तो एक ऐसा एंगल आएगा, ओके, एक पार्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिसको हम लोग अल्फा कहेंगे, सच दैट कि अगर आपने इसको थोड़ा सा भी और इंक्लाइन किया ना तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, थोड़ा सा भी और ज्यादा, अगर अल्फा से थोड़ा सा भी ज्यादा आपने किया, आपका एंगल अल्फा से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ अल्फा, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ वेज फॉर विच द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, स्लाइड नहीं करेगा, अबाउट टू स्लाइड, अबाउट टू स्लाइड मोड में ये पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये स्लाइड क्यों नहीं कर रहा है, तो देखते हैं वो कौन सा फोर्स है जो इसको स्लाइड करने से रोक रहा है, और वो कौन सा फोर्स है जो इसको स्लाइड करा रहा है, दोनों देखेंगे। इसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो बहुत ही आसान है, मास है तो नीचे ऐड करेगा mg, ओके। कॉन्टैक्ट है यहाँ पर तो दो फोर्स ऐड करेंगे, एक तो नॉर्मल, ओके, एक नॉर्मल और दूसरा फ्रिक्शन, ठीक ना। फ्रिक्शन, ये बॉडी का टेंडेंसी कौन से डायरेक्शन में स्लाइड करने का, नीचे के डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगा, अलोंग द सरफेस, पीछे, ओके। क्योंकि ये अबाउट टू स्लाइड वाला केस है, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा वो मैक्सिमम ऐड कर रहा होगा, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन ऐड कर रहा होगा, एफ लिमिटिंग, ठीक है। अब चेक करना है कि वो कौन सा फोर्स है जो इसको स्लाइड करा रहा है नीचे, ठीक ना, ये स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है नीचे। एक काम करते हैं, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बनाया दिस ताकि मैं चेक कर सकूं। तो जैसे ही आपने कोऑर्डिनेट बनाया तो आप देखो नॉर्मल तो रिजॉल्व नहीं होगा, फ्रिक्शन भी रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक्सिस पर ही आ गए, mg रिजॉल्व हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट थर्ड क्वाड्रेंट में एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, दैट इज mg cos अल्फा, और ये रहा वो फोर्स mg sin अल्फा जो इसको स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर भी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये हुआ कि mg sin अल्फा को किसने बैलेंस किया हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ने, एफ लिमिटिंग ने, और mg cos अल्फा को किसने बैलेंस किया हुआ, नॉर्मल रिएक्शन ने, ओके। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू को क्या कर दो, डिवाइड, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, tan अल्फा का वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बता दिया था लास्ट क्लास में, म्यू एस इंटू एम बाई एन, एन से एन क्या हो गया, कैंसिल, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस, ओके। तो एंगल ऑफ रिपोज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ये भी याद रख सकते हैं, मैं कहूँगा यही याद रखो, ज्यादा इजी, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब समझो, ये कहना चाह रहा है कि जब आपके tan अल्फा का वैल्यू म्यू एस के बराबर होगा तो उस केस में बॉडी जो है वो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, जब बराबर होगा तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगा, अबाउट टू स्लाइड में मोड में रहेगा, तो स्लाइड नहीं करेगा, ओके। अगर tan अल्फा का वैल्यू जो है वो, हाँ, अगर म्यू एस से कम है, ओके, तो अब स्लाइड करेगा या नहीं, और tan अल्फा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन म्यू एस है तो स्लाइड करेगा या नहीं, ओके। तो क्योंकि आपके tan अल्फा का वैल्यू जो है वो कम हो गया, फ्रिक्शन पार्ट जो ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन पार्ट ये है ना, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये स्लाइड नहीं करेगा। हाँ, tan अल्फा का वैल्यू ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन कम पड़ गया, फ्रिक्शन हार गया, एक तरह से समझो, फ्रिक्शन हार गया, tan अल्फा जीत गया, बॉडी स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है कि ये अल्फा का वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है, और ब्लॉक और इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन रहा है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1.77, ओके। तो बताओ ये बॉडी स्लाइड करेगा या नहीं, अगर स्लाइड करेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा डिसाइड कौन करेगा, ये चेक करो उसमें, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसका tan अल्फा का वैल्यू कितना है, tan अल्फा का वैल्यू, tan अल्फा मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब √3 मतलब 1.732, ओके। और म्यू एस का वैल्यू कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.77, तो यहाँ पर आप देखो म्यू एस इज ग्रेटर देन tan अल्फा, म्यू एस ज्यादा हो गया मतलब फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन जीत गया, ये ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं करेगा,
तो इस तरह से सिंपली आप देख सकते हो, उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस tan अल्फा देखो और म्यू एस का वैल्यू देखो, तो ये हम लोग को पता चल जाएगा ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ देखो, तो हम लोग ने देखा कि एंगल ऑफ रिपोज जो है tan अल्फा का वैल्यू जो है वो म्यू एस के इक्वल आया है। ठीक ना, यहाँ तक हम लोग ने देखा। और लास्ट क्लास में मैंने ये भी आपको बताया था कि tan थीटा का वैल्यू भी म्यू एस था। tan थीटा, थीटा क्या था यहाँ पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इससे आपको क्या समझ में आया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज सेम है। ओके, दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, दिस मीन्स दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा। यही आपको प्रूफ आता है, छोटा सा एक प्रूफ दैट एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज सेम। ओके, दे आर न्यूमेरिकली सेम। और इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इतना याद रखो, एनफ है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है, अगर आप इसका रिजल्ट याद रखोगे तो थोड़ा बेनिफिट करेगा आपको। मान लो ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ओके, इंक्लाइन प्लेन है और इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है और एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, और ये नीचे के डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है ए एक्सेलरेशन पे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ब्लॉक और वेज के बीच में म्यू है। ठीक ना, तो म्यू है, तो आपको बताना है इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला डिराइव होगा कोशिश करना उसको याद कर लेने के लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एफडीटी ड्रॉ करते हैं। ये बताओ ये कौन सा फोर्स है जो मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है। ओके, इसी को कहते हैं वेट। ठीक है, ये बताओ ये कौन सा फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पर है। कॉन्टैक्ट सरफेस के ना, टेंशन कहाँ से आ जाएगा, टेंशन के तो स्प्रिंग होना चाहिए ना। ओके, तो ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी जो है वो, हाँ बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, पीछे। फ्रिक्शन जो है वो पीछे एक्ट करेगा अलोंग द सरफेस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करना है कि ये फोर्सेस कौन से हैं जो इसको नीचे की तरफ एक्सीलरेट करा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले लिया इस टाइप से, लाइक दिस। ओके, इससे हमको ये पता चल गया कि आपका जो mg है वेट, ये रिजॉल्व हो चुका है दो पार्ट में। ओके, बाकी कोई रिजॉल्व नहीं होगा, नॉर्मल इसी के अलोंग होगा, फ्रिक्शन भी इसी के अलोंग होगा। तो वेट रिजॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, कई बार बताया ये भी थीटा हो जाता है, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, इक्वेशन लिखोगे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए इक्वेशन लिखोगे mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन फर्स्ट। और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, इक्वेशन 2। ठीक है, आपको तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 mg sin थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इनटू n। ओके, क्योंकि बॉडी मोशन में है तो यहाँ पर म्यू के लिख देता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैंने लिख दिया म्यू इनटू n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉर्मल की जगह मैं इक्वेशन 2 का यूज करूंगा और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, mg sin थीटा माइनस म्यू के, n की जगह लिखूंगा mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। देखो m और m कैंसिल हो गया। ओके, a का वैल्यू आ गया g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पर g भी कॉमन कर सकते हो, तो फॉर्मूला ये याद रख लो आप, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू जी, ये यहाँ पर जी नहीं है। ओके, तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू जी, याद रखो। ओके, और अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर यहाँ पर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होता, तो जब फ्रिक्शन लेस होता है तो ये वाला टर्म म्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाता। तो तब उस केस में आपका ए का वैल्यू क्या आता है, सिंपली जी साइन थीटा आता, इन केस ऑफ फ्रिक्शन लेस। ये पहले भी बता चुका हूँ वैसे, ये फ्रिक्शन लेस के लिए है, और ये विथ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा।